हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का 15th लेसन खरा नागरिक। इस लेसन को सुहास बारटक्के इस लेखक ने लिखा है। इस लेसन में लेखक ने स्कूल के जो सब्जेक्ट हैं, स्कूल में जो सब्जेक्ट रहते हैं उनकी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करने का, तो उन सब्जेक्ट के अंदर जो मूल्य मूल्य दिखाए, वैल्यूज़ बताए हैं, उन वैल्यूज़ को, उन थॉट्स को अपने ज़िंदगी में भी लाना चाहिए, ऐसे लेखक ने इस लेसन में लिखा है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। निरंजन आज भल्या पहाटेच उठून अभ्यासाला बसला होता। आज शेवटचा नागरिकशास्त्राचा पेपर। तो झाला की संपलीच परीक्षा। निरंजन सुबह सुबह, भल्या पहाटे मतलब बहुत सुबह उठ के पढ़ाई करने बैठा था। अभ्यासाला मतलब पढ़ाई करने बैठा था। आज उसका नागरिकशास्त्र मतलब सिविक्स का लास्ट पेपर था। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली थी। इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र तिन्ही विषयांचा केवढा अभ्यास करावा लागतो, त्यात हे नागरिकशास्त्र जरा अवघडच। सोशल स्टडीज़ मतलब इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र, इन 3 सब्जेक्ट की बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और उसमें से सिविक्स तो और भी डिफ़िकल्ट रहता है। अवघड मतलब डिफ़िकल्ट। पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते, हा भडसावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता। सुबह सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, ये भडसावळे गुरुजी ने मतलब भडसावळे सर ने एडवाइस दिया था। वो सच में बहुत सही एडवाइस थी। सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो। सुबह के टवटवीत मतलब एकदम एनर्जेटिक और प्लीजेंट एटमॉस्फेयर में पढ़ाई, स्टडी बहुत दिल से होती है और याद भी बहुत जल्दी हो जाता है। शरीरही पुरेशा विश्रांतीमुळे ताजंतवानं बनलेलं असतं और अपनी बॉडी भी, शरीर मतलब अपनी बॉडी भी रात भर सोने की वजह से उसको आराम मिलता है अपनी बॉडी को, और वो भी अपनी बॉडी भी एक फ्रेश रहती है। प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकन लागू लगता। सुबह का जो वातावरण रहता है वो बहुत प्लेजेंट रहता है, बहुत खूबसूरत रहता है, बहुत शांत रहता है। इस वजह से आप स्टडी में भी जल्दी से दिल लग जाता है। हवेत सुखद गारवा असतो, हवा में थंडापण रहता है। दुरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरचं आवडतं भक्तिगत ऐकू येत असतं। दूर कहीं से सुबह की आरती या रेडियो पे कोई पसंदीदा भक्तिगीत सुनने आता है। ते नसेल तर पक्ष्यांचं सुमधुर संगीत साथीला असतंच। अगर उसमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो पक्षियों का सुमधुर संगीत मतलब पक्षियों की सुबह सुबह की जो किलबिलाट रहती है, चिरपिंग रहती है, वो भी बहुत सुमधुर रहती है, बहुत सुरीली रहती है, बहुत सुरीली रहती है। अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृतचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो। ऐसे प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में संस्कृत का एखादा श्लोक मतलब एखादा वर्स भी बहुत जल्दी से याद हो जाता है। एरवी न कळलेला गणित चटकन कळतं। दूसरे टाइम पे जो मैथमेटिक्स, गणित मतलब मैथमेटिक्स समझा हुआ नहीं होता, वो सुबह के वक्त में तुरंत समझ में आ जाता है। त्याची रीतही लक्षात रहते और उसकी जो फॉर्मूला है, उसका जो तरीका है, मैथमेटिक्स सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है, तरीका है, वो भी तुरंत समझ में आ जाता है। हा निरंजनचा अनुभव, त्यामुळे भडसावळे गुरुजींचा हा सल्ला त्याला मोलाचा वाटे। निरंजन को ये सब अनुभव सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करने की वजह से आया हुआ था। इसलिए उसके सर ने, भडसावळे सर ने जो उसको एडवाइस दिया था, जो सबको एडवाइस दिया था, वो उसे बहुत मोलाचा मतलब बहुत प्रेशियस लगा। निरंजनची गुरुजीवर अपार श्रद्धा होती, तसं गुरुजींचंही निरंजनवर खूप प्रेम होतं। निरंजन भी गुरुजी पे बहुत श्रद्धा रखता था और गुरुजी भी निरंजन से बहुत प्यार करते थे। तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता। निरंजन सर का बहुत
फेवरेट स्टूडेंट था, कारण तो अतिशय प्रामाणिकप्रमाणे काम करायचा आणि अभ्यासही, क्योंकि वो ईमानदारी से काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था. या जगात त्याचं असं कोणी नव्हतंच. दूरदूरच्या नात्यातल्या एका मावशीच्या घरी चिपळूण शहरालगतच्या एका उपनगरात तो राहायचा. इस दुनिया में निरंजन का कोई भी नहीं था. दूर की रिश्तेदार में से एक मौसी थी, उसके चिपळूण के घर में वो रहता था. गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशी हे मावशीचं घर होतं. गाव से दूर डोंगर के नीचे ये मौसी का घर था. आई वडील लहानपणीच वारले. उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे. काही दिवस मामा ने सांभाळ केला. कुछ दिन मामा ने उसकी देखभाल किया आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूणला आणलं और काम के लिए मामा चिपळूण को लेके आया. या मावशीकडे आणून सोडलं और फिर इस मौसी के पास लाके छोड़ दिया. मावशी मतलब मौसी, माँ की बहन. आणि तोही मुंबईला निघून गेला तो कायमचाच. और मेरा मामा मुंबई चला गया हमेशा के लिए. जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला, रडत बसू नको, शेण गोठा वगैरे जे पडतील ती सारी कामं कर. मावशी देईल ते खा आणि इथंच राहा. मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे. जाते जाते उसने मुझे समझा के गया कि रोते हुए बैठ मत. जो भी काम मिलेगा, जो भी काम मौसी बोलेगी वो तू कर. गोठा साफ कर, गोठा मतलब काउशेड साफ कर, काउडंग साफ कर. मौसी जो खाना देगी वो तू खा, लेकिन इधर ही रहे. मौसी तुझे स्कूल में भेजेगी. मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही. मात्र लहान का निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा. मामा तो चला गया लेकिन कभी आया भी नहीं. और ये जो छोटा सा निरंजन था वो मौसी के घर पे प्रामाणिकपणे ईमानदारी से काम करने लगा. घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतलं आणि शाळेत नाव दाखल केलं. घर में सबके साथ वो प्यार मोहब्बत से रहता था, सबके काम करता था. उसका नाम स्कूल में डाला गया. मावशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा. मावशी की जो परिस्थिती थी, मावशी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी कुछ अच्छी नहीं थी. तो निरंजन वार लावून जेवायचा. वार लावून खाना खाने का मतलब एक दिन इस घर में खाना खाने का तो दूसरे दिन दूसरे घर में खाना खाने का. पहिल्याच दिवशी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून भडसावळे गुरुजींनी त्याला थोरा मोठ्यांच्या घरी वार लावून दिले. पहिल्याच वर्षी पहले ही साल निरंजन की स्कूल की जो पढ़ाई में जो उसने सक्सेस पाया था, जो उसकी प्रगति हुई थी स्कूल की पढ़ाई में, वो देख के भडसावरे सर ने उसको थोड़ा मोठ्यांच्या घरी मतलब थोड़े अमीर लोगों के घर पे खाने के लिए वार लगाए थे. वार मतलब डेज फिक्स कर देते थे. कभी इस फैमिली में जाके खाना खाने का, कोई एक दिन उस फैमिली में जाके खाना खाने का. लेकिन भडसावळे सर ने निरंजन की पढ़ाई देख के उसको अमीर लोगों के घर पे खाना खाने के डेज फिक्स कर दिए थे. दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला राहायचा. मग तिथून शाळेत. दोपहर में निरंजन किसी एक के घर में मेहमान बन के जाता था, खाना खाता था और फिर स्कूल चला जाता था. संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचा. लेकिन शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे मौसी के घर पे जो भी कुछ खाने मिलता था वो खा लेता था. सकाळी लवकर उठून घरातली गोठ्यातली सारी कामं आटपून अभ्यासाला बसायचा. सुबह जल्दी उठ जाता था. घर के काम, काउशेड के काम, सारे काम करके वो पढ़ाई करता था. गुरुजींवर श्रद्धा ठेवायचा आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकवायचा. भडसावळे सर पे बहुत श्रद्धा रखता था, बहुत उनको मानता था और हमेशा एग्ज़ाम में पहला नंबर निकालता था. त्याच्या वह्या पुस्तकांचा खर्च भडसावळे गुरुजीच करायचे. उसके बुक्स का खर्च, उसके नोटबुक का खर्च सर ही उठाते थे. गुरुजींनी त्याला सांगितलं की जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंत मी सारा खर्च करीन. गुरुजी उससे कहते थे कि जब तक तू फर्स्ट आता है तब तक मैं तेरा सारा खर्चा उठाऊंगा आणि वारही लावून देईन और खाने के डेज भी फिक्स कर दूंगा. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसमें से कुछ भी नहीं करूँगा. नाही तर नाही. हे गुरुजींचे हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास करायचा.
गुरुजी ने उसको बताया था, सर ने उसको बताया था कि अगर तू हमेशा पहले नंबर लाएगा और अगर तू हमेशा पहला नंबर लाएगा तो तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और तुझे अमीर लोगों के पास खाने के लिए भी भेज दूंगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो उसमें से कुछ भी नहीं मैं कर पाऊंगा। इस वजह से निरंजन दिल लगा के दिलो जान से पढ़ाई करता था। आज नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होता। आज नागरिकशास्त्र का पेपर था। नागरिकशास्त्र मतलब सिविक्स का पेपर था। उसकी पढ़ाई करते करते पहले जो पेपर हो चुके वो बहुत अच्छे गए थे, इसलिए निरंजन बहुत खुश था। नागरिकांची कर्तव्ये कोणती, उत्तम नागरिक कोणाला म्हणावे, लोकसभा म्हणजे काय, ग्रामपंचायतीचा प्रमुख कोण असतो, साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती। नागरिकांची कर्तव्य कोणती मतलब इंसानों की कौन से राइट्स हैं, वुमेन्स के कौन से राइट्स हैं, और अच्छा इंसान कौन है, उत्तम नागरिक अच्छा इंसान कौन है, लोकसभा किसको कहते हैं, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन है। ये सारे सवालों का जवाब उसको आ रहे थे। अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कुणास ठाऊक। निरंजन ताडकन उभा राहिला। 9 वाजून गेले होते। 10:30ची परीक्षा। पढ़ाई करते करते कभी टाइम निकल गया उसको समझा ही नहीं। निरंजन तुरंत खड़ा हो गया और देखा तो 9 बज गए थे। 10:30 बजे का पेपर था। त्याआधी देशमुखांकडे जायचं होतं। तेवढं तरी लांब चालायचं होतं। भराभर आवरून तो निघाला। उसके पहले स्कूल जाने से पहले देशमुख के पास जाना था और देशमुख का घर दूर था, इसलिए बहुत चलना भी था। उसने फटाफट तैयारी शुरू कर दी। मावशीचं घर गावाबाहेर डोंगर पायथ्याशी, मध्ये एक नदीही लागायची। पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरूनच चालत पार करायला लागायची, परंतु आता कोकण रेल्वे आल्याने रेल्वेचा छान पुल नदीवर आला। निरंजन के मौसी का घर गांव के बाहर था और डोंगर के पहाड़ के पास था और बीच में से एक नदी भी बहती थी। पहले ये नदी को पार करना है तो नदी के अंदर ही उतरना पड़ता था और चलते चलते उसको क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन अभी कोकण रेलवे की वजह से उस नदी के ऊपर रेल्वे का एक पूल बन गया था। पूल मतलब ब्रिज बन गया था। पुलाच्या एका बाजूने लोकांसाठी पायवाटही ठेवली होती। ब्रिज के एक साइड से ट्रेन जाती थी तो थोड़ा सा रास्ता लोगों को आने जाने के लिए भी रखा हुआ था। या पुलाकडे आता येणं जाणं सोपं झालं होतं। अभी इस ब्रिज के वजह से लोगों का आना जाना, नदी के उस पार जाना, नदी के इस पार आना बहुत आसान हो गया था। निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजळणी करत झपाझप चालला होता। निरंजन रिवीजन करते करते झटझट चल रहा था। वाटेत त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला। कोणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल। निरंजन तो दगड उचलून बाजूला ठेवला। रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर उसको दिखा। उसे लगा कि किसी ने काम के लिए उस पत्थर को लिया होगा और फिर वही बीच में छोड़ के चला गया होगा। निरंजन ने वो पत्थर को उठाया और साइड में कर दिया। दगड मतलब पत्थर। त्याला लोकांच्या या बेफिकर प्रवृत्तीचा भयंकर राग येई। तुम्ही विसरलात पण दुसरा ठेचकाळून जीवाला मुकतो त्याचं काय। लोगों की ये बेफिक्री, लापरवाही निरंजन को बहुत गुस्सा आता था। आप भूल जाते हो लेकिन आपके वजह से किसी दूसरे की जान जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। इस वजह से निरंजन ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ता था। निरंजन पुलावर पोहोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत। आता 9:50ची गाडी येईल। धाड आवाज करत दिमाखात पुलावरून जाईल। ही कोकण गाडी किती छान दिसते, पण दिसते ना दिसते तोच लगेच बोगद्यात शिरते। निरंजन 9:30 बजे ब्रिज पे पहुंच गया।
9:50 की, 50 मतलब 50 की कोंकण रेलवे की ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन, वो सोच रहा था कि ट्रेन अभी आएगी, ब्रिज के ऊपर चढ़ेगी, बहुत खूबसूरत दिखती है कोंकण रेलवे, और देखते देखते टनल में जाएगी। बोगदा मतलब टनल. काय मजा येत असेल ना गाडीतून जायला. आपणही मोठं झाल्यावर गाडीतून फिरू, या विचाराने तो हुरळून गेला. वो सोचने लगा, गाड़ी में, ट्रेन में सफ़र करना कितना अच्छा लगता होगा. मैं भी बड़ा होके गाडी से सफ़र करूँगा. तोच त्याचं लक्ष डाव्या बाजूस उडाखाली पडलेल्या भला मोठ्या भगदाकडे गेलं. रंजन ये सब सोच ही रहा था कि उसका ध्यान डाव्या बाजूस मतलब लेफ्ट साइड में जो रूढ़ मतलब ट्रैक था, रेलवे का ट्रैक था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भगदाड़ था. भगदाड़ मतलब बहुत बड़ा होल था, खड्डा था. हे छिद्र कसले. छिद्र मतलब होल. कैसा है ये होल, ये खड्डा कैसा. रोज नसतं बुवा, असं म्हणत त्याने जवळून जाऊन पाहिलं. तो कोणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेचे रूळ वेडेवाकडे करून ठेवल्याचं त्याच्या ध्याने आलं. रोज तो ऐसा कोई भगदाड़ नहीं रहता, कोई भी खड्डा, कोई भी होल नहीं रहता. वो नज़दीक गया. उसने देखा कि किसी ने रेलवे के जो ट्रैक है उसको उखाड़ दिया है और ट्रैक को ख़राब कर दिया है. रेल्वे के ट्रॅक को उखाड़ के ट्रॅक को खराब कर दिया है. निरंजनला आश्चर्यच वाटलं. रात्री 2 वाजता शेवटची गाडी इथून जाते, त्यानंतर पहाटेच कुणीतरी हा उपद्रव जाणूनपूर्वक केलेला असावा. रात को 2 बजे कोंकण रेलवे यहाँ से गुजरती है. उसके बाद ही सुबह किसी ने ये काम किया होगा, वो भी जानबूझ के किया होगा. आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50ची गाडी येईल. निरंजन एकदम सावध झाला. अभी 9:50 की रेलवे आने वाली थी. निरंजन एकदम अलर्ट हो गया. गाडी आली तर भयंकर अपघात होईल हे त्याच्या लक्षात आलं. अगर गाड़ी आएगी, अगर रेलवे आएगी तो ट्रैक उखड़ गया है, किसी ने जानबूझ के ट्रैक को ख़राब कर दिया है, तो एक्सीडेंट तो होगा ही. निरंजन की बात ध्यान में आ गई. निरंजन नागरिकशास्त्राचा पेपर, देशमुखांकडचं जेवण सारं विसरला. त्याच्या डोळ्यासमोर धाडधाड आवाज करत येणारी रेल्वेगाडी दिसू लागली. निरंजन आज अपने जो सिविक्स का पेपर था वो भूल गया. देशमुख के पास जाके खाना खाने का था, वो भी भूल गया. उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी आंखें रेलवे ट्रैक पे थी, जो अभी रेल्वे गाड़ी आने वाली थी, अभी ट्रेन आने वाली थी. कानठळ्या बसवणारा आवाज आणि लोकांच्या किंकाळा गाण्यात घुमू लागल्या. लोगों का चिल्लाना, दर्द भरा आवाज़ उसके कानों में घूमने लगा. स्टेशन इथून खूप दूर होतं. 3-4 किलोमीटर. तिथपर्यंत सांगायला जायचं तर परीक्षा बुडणार होती. मग नापास. घडसावळे गुरुजींची मदत बंद, शिक्षणही बंद. रेलवे स्टेशन जो था वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर था. वहाँ तक अगर मैं बताने चला जाऊँ तो एग्ज़ाम भी डूब जाएगी, मैं पास नहीं होऊंगा, और फिर भड़सावे सर जो मुझे मदद करते हैं वो भी बंद हो जाएगी, और जो शिक्षण मैं लेता हूँ, आगे जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो भी मेरा बंद हो जाएगा. रेल्वे ने फिरायचं स्वप्न अपूरंच राहिलं होतं. रेल्वे से घूमने का मेरा जो सपना था वो भी अधूरा रह जाता था. परंतु मन मानायला तयार नव्हतं. त्याने क्षणभर विचार केला आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली. लेकिन उसका मन तैयार नहीं था. वो तुरंत रेल्वे स्टेशन की ओर भागा. तो स्टेशनात शिरला तेव्हा 9:50ची गाडी नुकतीच आली होती. आता 5 मिनिटात ती सुटणार होती. जब वो स्टेशन पहुंचा तो 9:50 की गाड़ी ट्रेन स्टेशन पे आई हुई थी, और वो ट्रेन 5 मिनिट के बाद छूटने वाली थी. निरंजनने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठलं. त्यांना पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळांबद्दल सांगितलं, पण ते त्यांना
खरंच वाटेना. अखेर निरंजनने आर्जव केलं की निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाड़ी सोडू नका. निरंजन भागते भागते स्टेशन मास्टर के पास गया, स्टेशन ऑफिसर के पास गया. उसने ऑफिसर को रेलवे ट्रैक ख़राब होने के बारे में बताया, लेकिन उसके बातों पे ऑफिसर ने यकीन नहीं रखा. निरंजन ने बहुत रिक्वेस्ट की, आर्जव के लिए मतलब बहुत रिक्वेस्ट की. और उसने कहा कि कम से कम पहले अपने आँखों से देखो, बाद में ही रेल्वे चालू करो. तो मी खोटं बोलत असेल तर मला पोलिसांच्या ताब्यात द्या. अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे पुलिस के पास दो. एवढं बोलल्यावर स्टेशन मास्तरांनीही त्याच्या बोलण्यात तथ्य वाटू लागले. इतना बोलने के बाद ऑफिसर के दिल में आया कि ये सच बोल रहा है. उगाच धोका नको म्हणून गाडी थांबवायला सांगून ते पुलाकडे निघाले. निरंजनने नेमकी जागा दाखवली. उनकी लापरवाही की वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो, इस वजह से उन्होंने ऑफिसर ने गाड़ी रुकाने के लिए कहा और वो ब्रिज के पास चले गए. निरंजन जहाँ पे खड्डा था वो जगह उनको बताई. फारच भयंकर, कल्पना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता. बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता था, लेकिन वो बच गया था. स्टेशन मास्तरांनी लगेचच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा आदेश दिला. स्टेशन ऑफिसर ने गाड़ी को ज़्यादा वक्त तक वहीं रुकने का ऑर्डर दिया आणि ते या घटनेचा पंचनामा करायला लागले. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सारे अधिकारी तत्काळ त्या ठिकाणी जमा झाले. इतना बड़ा एक्सीडेंट होते बच गया था. बहुत बड़ी घटना थी. जिल्हाधिकारी भी, जिला पुलिस अधीक्षक भी और सारे अधिकारी ऑफिसर तुरंत वहाँ पे जमा हो गए. पहिली खबर देणारा म्हणून निरंजनला थांबावं लागलं. एवढा मोठा अपघात त्याच्या चाणाक्षरपणामुळे टळला, पण म्हणून त्याचं कौतुकही झालं. निरंजन को वहीं रुकना पड़ा क्योंकि उसने ही सबसे पहला ऑफिसर को बताया था. इतना बड़ा एक्सीडेंट उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से बच गया था. इसके लिए सब लोगों ने उसका कौतुक ही किया. कौतुक मतलब ॲप्रिशिएट किया. परंतु त्यावेळी निरंजन मात्र दूर एका झाडाखाली बसला होता. तो निराश झाला होता. निरंजन एक दूर झाड़ के नीचे बैठा था. वो निराश हुआ था क्योंकि नागरिकशास्त्र का पेपर वो दे नहीं पाया था. तो नापास होणार होता. वो फेल होने वाला था. त्याला गुरुजीकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवलती रद्द होणार होत्या. गुरुजी के पास से, सर के पास से उसको जितनी भी फैसिलिटी मिल रही थी वो अभी नहीं मिलने वाली थी. निरंजनच्या जवळ येऊन वार्ताहरांनी त्याचं नाव विचारलं. फोटोही काढला. निरंजन उदास मनाने घरी परतला. निरंजन के पास आके वार्ताहर मतलब रिपोर्टर ने उसका नाम पूछा और उसका फ़ोटो भी खींचा और निरंजन उदास मन से घर लौटा. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात निरंजनाची स्तुती फोटोसकट छापून आली होती. भीषण अपघात टाळल्याचं श्रेय त्याला देण्यात आलं होतं. दूसरे दिन न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र मतलब न्यूज़पेपर में, निरंजन की फ़ोटो के साथ आर्टिकल छपा था. बहुत बड़ा एक्सीडेंट बचाने का क्रेडिट उसको दिया गया था. त्या दिवशी मौसीच्या घराकडे मोठमोठी माणसं आली. खुद जिल्हाधिकारी आले. उस दिन मौसी के घर में बहुत बड़े बड़े लोग आए. जिल्हाधिकारी भी आए. शाळेचे मुख्याध्यापक भडसावळे सर गुरुजी ही आले. स्कूल के मुख्याध्यापक मतलब प्रिंसिपल और भडसावरे सर भी आए. निरंजने धावत पुढे येऊन गुरुजींचे पाय धरले. रडत रडत तो म्हणाला, गुरुजी मी नापास होणार. हा माझा कालचा नागरिकशास्त्राचा पेपर बुडाला. निरंजन भाग भाग के गुरुजी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि गुरुजी मैं तो फेल होने वाला हूँ. मैंने तो कल का नागरिकशास्त्र का सिविक्स का पेपर तो मैंने दिया नहीं. नाही रे बाळा, तू उत्तम नागरिक आहेस. शेकडो माणसांचा जीव वाचवलास.
आणि नागरिकशास्त्राच्या खऱ्याखुऱ्या परीक्षेत पास झालास. गुरुजी ने उसको समझाया कि नहीं बेटा, तू तो सच में एक उत्तम नागरिक है, तू सच में एक बहुत अच्छा नागरिक है. तूने बहुत सारे लोगों के जान बचाई. तूने नागरिक शास्त्र का पेपर सच में तूने रियलिटी में नागरिक शास्त्र का पेपर सॉल्व किया और उसमें तू पास हो गया. तुझं वर्ष कसं वाया जाईल हे बघ, शाळेचे अधिकारी आलेत. तेरा ये साल कैसा वेस्ट हो जाएगा. स्कूल के सारे ऑफिसर यहाँ पे है. खास बाब म्हणून तुझी नागरिकशास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे. और तेरा जो नागरिकशास्त्र का जो पेपर था वो मैं कल ले लूँगा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश देण्याचं ठरवलं आहे. जिल्हाधिकारी ने मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने निरंजन को सरकारी वसतिगृहात, सरकारी मतलब गवर्नमेंट के हॉस्टेल में रहने की परमिशन दी. और आणि वर वह्या पुस्तकांच्या खर्चासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. और स्कूल के नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक और स्कूल का जो भी खर्चा है उसके लिए उसको स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी. शिष्यवृत्ती मतलब स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है. आता नको है तुला वार लावून ठेवायला. अभी तुझे ये वार लगा के खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, कि किसी के घर पे जाके रोज़ खाना खाने की ज़रूरत नहीं है. असं म्हणून निरंजनला हृदयाशी धरले तेव्हा सारांचेच प्राण डोळे पाणावले. सर ने निरंजन को अपने दिल से लगाया और सबके आंखें में उस वक्त पानी आ गया. तो बच्चों, ये लेसन यही ख़त्म होता है. निरंजन जैसा गरीब बच्चा पढ़ने में बहुत मेहनत करता है. अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए वो घर के भी काम करता है और साथ ही साथ दिल लगा के स्कूल की पढ़ाई भी करता है और अव्वल नंबर से पास भी होता है. उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा है. तो बच्चों, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.